फिर जूनियर्स में अगर आप आ जाएं, मतलब आपके बाद या हमसे भी कुछ लोग सीनियर हैं उसमें, अजीम सरवार आ जाते हैं, और भी लोग इस तरह के प्रोड्यूसर्स उसमें आते हैं, मैं भी आता हूँ उसमें, और बहुत सारे लोग, आप कोयटा में भी रहे हैं, तो साथी प्रोड्यूसरों में आपको कौन लोग अच्छे अच्छे लगे जो आप समझते हैं हाँ यार ये प्रोफेशनली ठीक है? फिर मैंने शौक साहब का नाम लिया। शौक साहब बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे। तोराब नकवी मेरा साथी प्रोड्यूसर ही था। तोराब नकवी बड़ा अच्छा था। ख्वाजा इमदाद? ख्वाजा इमदाद भी बड़े मज़े का आदमी था, बड़ा हंसमुख शेख आदमी था। इब्राहिम? शेख इब्राहिम बहुत ही अच्छा आदमी था, वो बहुत हम लोगों का अच्छा। नजमी था ना, ड्रामा उन्होंने किया सारा अरसा, ड्रामा वही करते थे। मुमताज अवान साहब, आवान साहब की, अच्छा आवान साहब का, आवान साहब से कहीं ज़्यादा काबिल उनका बेटा था। हाँ। अच्छा, उसके बारे में कुछ कहिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले उनका जिक्र हुआ था ना, भाई वो जो बैठी हुई आवाज़ थी, ओ यार की क्या कर रहे हैं, ताहिर शाह साहब। ताहिर शाह साहब। ताहिर शाह साहब, ताहिर शाह साहब का हुआ क्या बहुत पढ़े लिखे आदमी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश के एमए थे। कभी उन्होंने अंग्रेज से भी पंजाबी में बात की, पंजाबी बोलते थे, मतलब आप चाहे कोई ज़ुबान आपकी हो, पंजाबी बोलते थे। तो एक शख्स था, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूँ, उसका नाम था हुसैनी। याद? हाँ बिल्कुल याद। हुसैनी, ये इरफान अली के साथ होता था। तो हुआ ये करता था कि इरफान अली अगर किसी महफिल में अकेले चले जाते थे, ख़ास महफिलें जो होती हैं, और ताहिर शाह मगरब वाली, हाँ, तो ताहिर शाह जो थे वो फिर इरफान अली से बदला लेते थे। तो ये कहते थे हुसैनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते थे, सारा काम तो हुसैनी करता था, इरफान तो अच्छा बड़ा सारा काम हुसैनी करता था। तो एक दिन इन्होंने हुसैनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। हुसैनी ने, आपको याद है, दुआने डाल के टेलीफोन होता था, तो वो वहाँ था पैलेस सिनेमा में। पैलेस सिनेमा में याद है? हाँ बिल्कुल याद है, यहाँ शेरगढ़, यहाँ क्या मोबिन पेट बनाया हुआ है। हाँ, तो उसने पैलेस सिनेमा, तो उसमें दुआने डाली, और रात के 2 बजे अपने घर से 2 बजे आया वो चल के। सदर कहाँ रहता था वो? कायदतुल के बाजार के पीछे। हाँ, तो वहाँ से 2 बजे आने के उसने टेलीफोन किया ताहिर शाह के घर पे। उसने ताहिर शाह साहब की बीवी, उन्होंने कहा कि हेलो जी, मैं डीजी साहब का पीए बोल रहा हूँ, डीजी साहब ताहिर शाह साहब से बात करेंगे। एक बड़ी भारी आवाज़ आई, हो ताहिर शाह उनकी बेगम की, और तेरा डीजी तेरे नाल गाल करेगा। तो वो उठ के आते थे भागे हुए। तो जवान कहते थे सर हेलो, तो वो हुसैन कहता था ये कहता था हेलो, तो कहता ओए कौन है, मैं गालियाँ शुरू हो जाती थी। और उसके बाद ही ओ वो कुछ नहीं, वो आवाज़ निकालेगा तो पकड़ा जाएगा। फिर वो सिर्फ सी करता रहता था। सुबह ताहिर शाह आते थे, उनकी इतनी मोटी मोटी फूली हुई आंखें होती थी, वो बैठ के कहते थे कि असमा जहरा और मिस तैमूरी 2 ही औरतें होती थी। उन्होंने कहते लड़कियों तुम जाओ। और उसके बाद बड़े बुरे अल्फाज भी, उस आदमी को जिसने रात को तंग किया उसका जिक्र करते थे। सर ये सारी बातें एक तरफ, उनके ज़माने में प्रोग्राम बड़े अच्छे थे, बहुत शानदार प्रोग्राम, बहुत शानदार। उनमें एक बात थी कि कंपटीशन पैदा कर देते थे प्रोड्यूसर्स में, मतलब तलवा के ड्रामों से बड़े वो मिले हमें आर्टिस्ट। बस मुझे नाम याद आते जा रहे हैं और उनसे इम्प्रेशन देता जा रहा हूँ। कमर जमील साहब, क्या बात थी, क्या बात थी कमर जमील साहब की। ये लोग हमारे क्या कहते हैं, एक लिटरेरी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, हाँ, इनकी गिर जो सलीम अहमद, हमदानी साहब, हमदानी साहब खुद, वो ज़मीर अली साहब, ज़मीर अली, क्या बात थी। ये क्या नाम है वो, हम
ये कमर जमील साहब, कमर जमील के बारे में ये पूछा किसी ने सलीम अहमद से कि सलीम भाई ये बताइए ये कमर जमील जो है ये क्यों नहीं मशहूर हुआ? बहुत काबिल आदमी था, बहुत काबिल आदमी था, क्यों नहीं मशहूर हुआ? तो उन्होंने कहा कि यार बात सिर्फ ये कि ये बीज को बो देता है सुबह और रात को खोद के देखता है कि पेड़ बनाया नहीं इसको थोड़े दिन ठहरने तो दे। उन्होंने कहा ये इतने खराब। अच्छा, एक और बात कि मतलब रेडियो में ज़ाहिर हम वहाँ काम करते हैं तो हमारी कोई हम एक्टिविस्ट तो नहीं थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थे, लेकिन हमारी पॉलिटिकली एसोसिएशंस थी और हमारे यहाँ लेफ्ट राइट भी था। ठीक है, तो इस तरह की जो सोचें थी, मतलब आपके लिए मशहूर था कि आपका झुकाव फला तरफ है और यावर मेहदी का झुकाव फला तरफ है, कमर जमील यूं हैं, सलीम अहमद जमात इस्लामी वाले हैं, वो इधर वाले हैं, वो सुर्खे हैं, वो सफ़ेद हैं। सर ये चीज़ होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? और तो हुई इसलिए कि लोग खुद अपने आप को वो कर लेते थे, हैं एसोसिएट कर लेते थे, नहीं खुद खोल देते थे अपने आप को। आपके दिल में है जो भी है तो आप रेडियो वाले। और कमर जमील ने सलीम अहमद ने इस्तीफा दे दिया था, इनको बहुत बड़ी पोस्ट मिली थी और इनको वो जो थे जो पहले हमारे वो बने थे ना जमात इस्लामी के, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, उनके ये कुछ असिस्ट करने के लिए इनको रखा गया था। इन्होंने एक इरफान अली को भुट्टो की सालगिरह के उसमें कुछ करने पे उसको वो कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। आपको याद होगा वो तो गाना वाला नशर हो गया, सालगिरह का दिन आया, वो फंसे थे अस्कर मेहदी, वो सर नहीं, इरफान अली सस्पेंड हुआ है, मुझे अच्छी तरह याद है। वो तो में वो था तो नहीं वो एक और था, वो भाग गया, वो फिर आया ही नहीं कभी। अस्कर ये इरफान अली सस्पेंड हुआ था और सलीम अहमद ने इस पे टेलीफोन किया उनको, नहीं साहब ये बिल्कुल सस्पेंड होने का, मैं यहाँ काम करता हूँ, मुझे मालूम है आपको ज़्यादा, ये मैंने से अपने कह रहे हैं, आपको ज़्यादा मालूम है, मुझे मालूम है, मैं यहाँ काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो, लेकिन मुझे तो स्टेशन डायरेक्टर को कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है, नहीं किया इसने कुछ। इरफान अली मोहम्मद अली रजौलवी के बेटे, क्या तो वो मजेदार आदमी थे। हाँ बहुत वो उन्होंने 1 मिनट में इस्तीफा लग के मिनिस्टर को भेज दिया। उन्होंने कहा मुझे इनके साथ रहना है सारी जिंदगी, तुम्हारे साथ तो नहीं रहना। मैंने कहा भाई छोड़ दिया उसको। बहरहाल और बड़ी बातें से घंटों हो सकती। बहरहाल जी बातें तो जैसे नहीं, एक और, आप ड्रामा में रहे, खुद भी लिखते रहे, प्रोड्यूस भी करते रहे, आपके ज़माने के अच्छे ड्रामा राइट्स, प्ले राइट्स कौन थे जिनसे आपने लिखवाया? मेरे ज़माने में इंतज़ार हुसैन थे और सर वो उनका नाम अबू सईद था, अबू सईद कुरैशी। अच्छा, अबू सईद कुरैशी। उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी किसी जवानी में अपने लिखी थी, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी थी। इसके बाद सैयद अहमद रिफत ठीक लिखे वाले थे, काम चला लेते थे। एक और नाम याद दिलाऊं, असद मोहम्मद खान। असद मोहम्मद खान ने तो मैंने बहुत कम लिखा है, लेकिन ठीक है लिखा है उन्होंने भी। लेकिन मैं इसमें एक एहतरामुल्लाह। अच्छा ये बताइए, शो खुद लिखते भी थे कभी? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, शायरी करते थे और प्रोड्यूस करते थे। अच्छा, कभी नहीं लिखता था कोई, लेकिन शौक का बड़ा कमाल। भाई आपके तो और भी बहुत सारे, मतलब हर हफ्ते नया ड्रामा करना होता था आपको, तो काफी नहीं तो वो हर हफ्ते करना पड़ता था।
कुछ हम सीपीयू के पुराने ड्रामे भी रखते थे। हर हफ्ते नहीं, आप समझे 15 दिन के बाद एक फिर नया बीच में आपको ड्रामा। आईना भी तो करना पड़ता था। आईना फिर साथ साथ बहुत करना पड़ता था। फिर मैंने आपको बताया कि मैं बाहर बहुत काम करता था, तो ये सारे काम मैंने उस काम के साथ। नहीं, एक बात तो मैं आपके वो देखिए की बात नहीं, मैं आपको बताऊं, जितने लोग रेडियो से बाहर कमर्शियल प्रोग्राम करते थे उनसे कभी किसी को ये शिकायत नहीं हुई कि रेडियो के काम मुतासिर हुआ हो उनकी वजह से। कभी नेवर। नेवर और अपना उन्हीं लोगों काम को- पूरा और- करके और फिर उन्हीं लोगों को सारे- बाहर काम मिलता था। हैं? उन्हीं लोगों को उन्हीं बाहर लोगों काम को मिलता था। अजीम सरवर कैसे प्रोड्यूसर, ठीक। he was declared the best। हाँ हाँ। He was declared नहीं, the best। डिक्लेयर तो उसकी कई वजूहत है ना, जैसे डिक्लेयर वो जिस तरह के उन्होंने नए नए कुछ नहीं नहीं प्रोग्राम। देखिए ना, मैं आपको बात करूँ, सबसे बड़ी बात ये कि अजीम सरवर पे भी गिलानी का साया ऐसा रहा। बिल्कुल बिल्कुल गिलानी इस मामले में बड़ा कमाल का आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। सर अजीम आपको सरवर- मैं बताऊं, अनवर महमूद के ज़माने में, हालांकि अनवर महमूद साहब साफ कहने को तो नहीं पसंद करते थे, न वो उसको न वो उनको। ये जो आपका खबरनामे का जो शेप है, इसकी जो म्यूजिक है, ये मैं इसका गवाह हूँ। इस्लामाबाद बुलाए गए थे अजीम सरवर, इन्होंने वो मॉडल बना के दिया था जिस पर आज तक आपका खबरनामा नशर हो रहा है। हाँ। स्पोर्ट्स राउंडअप, आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप, ऐसी पक्की बुनियाद डाल के गया कि मेरे जैसे आदमी ने भी उस प्रोग्राम को बड़ी आसानी से कर लिया। और यार याकूब साहब, वो बड़े बड़े अजय बहादुर। आवाज खजाना, हाँ, क्या हसीन नहीं, है। आवाज खजाना उनका नहीं। यस, अजीम सरवर कई लोगों क्या हुआ, बल्कि हमें उनका याद है कि वो हाँ। चीजें सीपीयू से निकाल के हाँ। लाते थे और उसको वो, मुझे नहीं पता नेट पर जो जाता है। इससे पहले एक प्रोग्राम हुआ था बड़ा जबरदस्त, जो दिन में चला था, और वो हम पुरानी चीजें निकालते थे उसमें। हाँ, वो यही करते थे। फिर उनका वो कमर्शियल प्रोग्राम जिसको उन्होंने रेडियाई शक्ल दी, जेदी साहब का प्रोग्राम जो था, जेदी के संग संग कई नामों से वो कमर्शियल प्रोग्राम, खुद नजमी भाई ने उनका एक ड्रामा प्रोड्यूस किया था। वो तो कमाल, आवाज के उसका साए। तो हमने आवाज के साए जो है आवाज के साए प्रोड्यूस हुआ जब मेरी और अजीम सरवर की लड़ाई हो गई, फिर दोस्ती हुई। तो मैंने कहा अजीम सरवर, मैं एक बात तुझे कहता हूँ, तो आवाज के साए किसी से करा, तो अब आवाज के साए किसी से करा। अब कौन करेगा, अब कौन। नहीं, ये मैं आपको 15 साल 20 साल 25 साल पुरानी बात अच्छा, बता रहा हूँ। उसमें आपकी वो भी होती थी, कॉन्फ्लिक्ट भी होता था कि क्योंकि राइटर वो थे और प्रोड्यूसर आप थे। नहीं, वो तो था ही, मौजूदी रात को नहीं होता था ना। मैं और एक इंजीनियर, अच्छा पहले तो नहीं, आप तो रिकॉर्डिंग, प्रोड्यूसर पहले थे। तो मैंने अच्छा, रिकॉर्डिंग मैं की। आपसे एक और चीज की कंफर्मेशन था, किसी ने मुझे बताया कि हमारा उसूल ये था कि जैसे इन्होंने किसी राइटर से ड्रामा लिखवाया, वो आया स्क्रिप्ट लेके, या वो खुद आइडिया लेके आया, या प्रोड्यूसर ने उसको आइडिया दिया कि यार ऐसे ऐसे कहानी लिखनी है, ऐसे 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 हो, ताना बाना आपने उसको बता दिया, वो ड्रामा लेके आया और आपने कहा नहीं यार ये सीन ठीक नहीं है, या जैसे इसकी बुरी आदत थी हमारे शेख साहब की, तो वो खुद बैठ कर रीराइट करते थे, मैं लड़ता था उससे। मैंने कहा भाई शेख इब्राहिम, हाँ शेख इब्राहिम, मैंने कहा चले यार मैं दिल क्यों जलाऊं, अब उसको दो। मैंने कहा नहीं, राइटर को बुलाओ, उसको कहो कि भाई ये तुम्हारा सीन ठीक नहीं है, इसको तुम ठीक करो। खैर आज वो रहा राइटर और प्रोड्यूसर का बात। उसके बाद जब आपने स्क्रिप्ट ले लिया, खरीद लिया, तो सुना ये कि राइटर को रिहर्सल में भी आने की इजाजत नहीं होती थी, उसका काम खत्म हो गया। नहीं बिल्कुल नहीं। मेरे जमाने में शमा परवेज मेरे ड्रामों में बैठी, मेरे ड्रामों में एहतरामुल्लाह बैठे। एहतरामुल्लाह ऑल इंडिया रेडियो से थे। ये हमने सुना था कि ये ट्रेडिशन था कि उसमें नहीं, मेरे ड्रामों में बैठे एहतरामुल्लाह बैठे, जो बैठना चाहे। अच्छा, क्योंकि आपके टाइम बड़ा वेस्ट होता था ना, 2 घंटे 2.5 घंटे उसने लिख लिया, उसने पैसे नहीं लिख उसमें लिए। ऐसा भी तो होता ना कि आप प्रोड्यूसर हैं, आप एक एक्सपेक्ट करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि राइटर जो है वो प्रोड्यूसर के काम में ज्यादा नहीं, वो सुनता रहेगा। हाँ, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि आपने आर्टिस्टों से बहुत खून फुकवाते हाँ, थे, वो इसलिए कि इनको खुद ड्रामा करना आता था ना, पहले ये ये करके दिखाते थे। कि आज इस साथ ये करके दिखाते। ये अब दूसरी बात, हाँ। ये खुद लिखना जानते थे। अब जब मैं लिख के इनके सामने ड्रामा रखूंगा तो ये कितने मुतासिर होंगे और किस जगह, बहुत मुश्किल से इनको मैं हाँ, मुतासिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और वो उसमें भी दो थॉट्स हैं कि आपने एक तो आर्टिस्ट को करके दिखाया और दूसरा यही उसे उगलवाया, सबसे उसको फील ये करवा के। सबसे इजी जो काम था ना वो ये था कि आप आर्टिस्ट को करके दिखाएं, क्योंकि आर्टिस्ट जैसे शौक साहब की जो लड़ाई होती थी लोगों से, उस वजह से शौक साहब कर नहीं सकते थे, वो बता सकते थे, बहुत अच्छे ड्रामे के प्रोड्यूसर बता सकते थे, हाँ, मैं करके बस दिखा देता था, ये अजय को ऐसे बोलना है, आप करके बताएं। नहीं हमारा जैसे कि उसको एहसास दिलाना था। देखो जब तुम ये डायलॉग बोल रहे हो तो यूं तस्वुर करो कि तुम पर एक शेर हमला आवर होने वाला है और तुमने ये जुमले अदा करने, या तो ये तरीका है या फिर आपने उसको बता दिया कि बेटा ऐसे बोलो। नहीं देखें, आप अगर कच्चा आर्टिस्ट है, समझ रहे हैं ना, आपको सी कैटेगरी भी होती थी, बी भी होती थी, ए भी होता था। अगर कच्चा आर्टिस्ट है तो आप, अच्छा मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ, वो मैंने जो नाम लिया था अभी, एहतरामुल्लाह कमर्शियल प्रोग्राम जिससे बड़े किए, अजीम सरोवर की बात हसन शहीद मिर्जा। हसन शहीद मिर्जा, हसन शहीद मिर्जा ने इतने कमर्शियल प्रोग्राम किए, उसने अपना स्टूडियो बनाया और मर गया बेचारा। तो एक प्रोग्राम ऐसा था जिसमें डाकू बना हमने रखा था, वो लिखा भी मैंने था, ड्रामा था, उसमें डाकू था, तो वो डाकू जो है वो हसन शहीद को बनाया। ये हसन शहीद 5:30 बजे से छिचोरा बन करके उसको हंसाता रहा साजिदा सैयद को। अच्छा वो मुझे चढ़ाने के लिए हंसती थी कि यानी मतलब है कि मैं चिढ़ूंगा ये करके उसको 3 मिनट, और उसमें एक डाकू ये था, और डाकू की बड़ी भारी आवाज थी, करस तो भारी भारी आवाज, यानी इसकी हसन शहीद की आवाज नहीं थी, बहुत पॉलिश आवाज। तो जब 9 बज गए रात के, तो मैंने फिर खींचना शुरू किया इनको। लाइव ड्रामा था? नहीं, रिकॉर्डिंग उसकी शुरू जब की तो मैं कमरे में आने कहता था, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ये आवाज कौन सी आवाज निकाल रहा है, डाकू की आवाज है, इतनी देर तक तो तू हंसता रहा। मैं साजिदा सीनियर थी तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने कहा इतनी देर तक खेलता हंसता रहा, अब तू आवाजें निकाल रहा है, डाकू की आवाजें निकालो। अब मैंने डाकू की 1-2 दफा आवाज निकाल के बताई, मैंने कहा ऐसी आवाज होगी, अब मैं नहीं निकालूंगा, अब तुम निकालो। खैर यार वो को रात के 3 बज गए और ड्रामा रिकॉर्ड हुआ। दूसरे दिन जमील मिर्जा का टेलीफोन आया और नजमी साहब क्या किया, इसकी आवाज का बेड़ा गर्क हो गया, ये सारे अभी तक डाकू बना हुआ है। नहीं 5 मिनट और 7 मिनट के स्पॉट होते थे ना, वो डाकू की आवाज। जमील मिर्जा साहब का यहाँ स्टूडियो होता हाँ मैं समझ गया। तो उनका वो टेलीफोन आया, नजमी साहब यार मरवा दिया यार, इसको कहाँ लगा दिया आपने, डाकू बना दिया। क्या क्या लोग थे, हाँ? कैसी कैसी बात। चले गए ना वो तो बेचारे, हाँ नहीं इंग्लैंड चले गए। मैं हाँ इंग्लैंड चले गए, हाँ इंग्लैंड में चले गए। रेडियो पाकिस्तान कराची की जो पुरानी इमारत जहाँ सारी उम्र आपने काम किया, वहाँ मुझे तो काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ जाता हूँ ना तो मुझे 2 चीज़ें बड़ी बड़ी उनको देख के मैं तस्वुरात में खो जाता हूँ। एक वो बरगद का पेड़, हाँ। और दूसरा उस कैंटीन का तस्वुर करता हूँ कि जिसमें कैसे कैसे आर्टिस्ट बैठे यार रेडियो, हर रेडियो की कैंटीन, वो चाहे हैदराबाद की हो, और चाहे वो कराची की हो, चाहे वो लाहौर की हो, चाहे वो पेड़ के नीचे क्या क्या लोग आए। उसमें गजनी बैठा है, उसमें कमर जमील बैठा है, उसमें तलत हुसैन बैठा है, उसमें अच्छा एक मेरा दोस्त था बड़ा पुराना, मेरा आर्टिस्ट भी रहा था तो 1-2 ड्रामों में, वो जो मर गया कॉमेडियन जो था निराला, नहीं निराला कहा, वो इसके मोइन अख्तर, तो मोइन अख्तर वो चिक तोड़ने का मैंने आपको सुना है, चिक तोड़ने का। हाँ वो ये था कि वो आया करता था, उनके मुझसे कहता था खड़े हो जाओ, सलाम करो, सैल्यूट करो यार मैं काम कर रहा हूँ मत करो। अब मेरे गेस्ट बैठे हुए हैं, अच्छा टच 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 चिक तोड़ना शुरू कर देता था।
तो उसके बाद मैं कहता था यार लाना तेरे ऊपर ले जान छोड़ यार। जान छोड़ चला जाता था। तो गया जो था जो सामान रख का वो इंचार्ज होता है, वो स्टेशन डायरेक्टर के पास गया, उसने कहा इनको चिक दो तो ये 3 दिन के बाद फिर अप्लाई कर देते हैं, रिक्वेजिशन आ जाती है चिक दे। तो ये कहाँ से इनको चिकेंगे? तो मैं स्टेशन डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और कहा ये तुम्हारा क्या कुछ है चिक का, तुम 3 दिन के बाद चिक क्या करते हो? तो मैंने कहा साहब आपको आज मैं बताता हूँ, मैं एक चिक मंगवाई पड़ी थी, मैंने कहा ये इस तरह तोड़ पाया मैं। तो बहुत हंसी, और हंसने के बाद यार कितने बड़े लोग होते थे, तो उन्होंने उस आदमी से कहा कि दे दिया करो तुम चिक, कोई बात नहीं किसी और के नाम पे लिख के दे दिया। मोइन ने कम काम किया रे, तो मोइन नहीं आता बहुत था, तो उसको एक दिन मैंने शाबर खान मेरा वो था पियोन, तो मैंने उससे कहा शाबर खान देखना गेट से ये आ रहा हो तो मुझे बता। शिक रोल कर। हाँ जब ये आ रहा था तो मैंने चिक रोल कर दी, इसे आदत तो वही थी, तो ये खाली दरवाजे खड़े होकर सलाम कर मैं तो मैंने कहा तोड़ेगा क्या तू ये बता। तो हंसा, इतना हंसा। फिर इसने कई प्रोग्राम किए जिसमें ये किस्सा जब मुझे देखता था तो ये किस्सा जरूर सुनाता था। मर गया। अच्छा मोइन अख्तर की निराले से बड़ी दोस्ती थी, तो जब भी वो प्रोग्राम करता था वो कहता था यार मैं तुम्हारा प्रोग्राम करूँगा तुम निराले को बुलाना, उसको पैसों की ज़रूरत होती है, फिल्मों से उसका ख़त्म हो गया था काम। अच्छा वो एक उनका उसमें एक सवाल बनता है, उनका एक शेर है रज़ी अख्तर शौक का कि, तो मुझे मौजू तबा नहीं, वो शेर ठीक से नहीं पढ़ पाता मैं, कि हम अहले फन की न पूछो कि वो मता है हम अहले फन की न पूछो कि वो मता है हम, औरों के दिल में रहे और अपने घर से गए। तो इतने शौक से इतना आप काम करते थे, तो घर और दफ्तर का बैलेंस कैसा रहा? नहीं कमर्शियल और दफ्तर का बैलेंस तो बहुत अच्छा रहा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मुझे एक दिन एक स्टेशन डायरेक्टर साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा यार आप रेडियो की गाड़ी को, मैं प्रोग्राम मैनेजर था, तो उन्होंने कहा कि आप रेडियो की गाड़ी को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि आपकी बीवी शॉपिंग करती है जाके और आपकी बच्चियाँ गाड़ी में ट्यूशन के लिए जाती हैं। बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल सही है ये बात। तो कहने लगे कि मगर ये तो इससे नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र है, उसने शिकायत की। तो मैंने कहा बात ये है कि मैं सुबह से नौकरी करता हूँ, 4 बजे घर जाता हूँ, 6 बजे में मुझे मालूम होता है मुझे एयरपोर्ट जाना है, 6 बजे एयरपोर्ट जाता हूँ, 12 बजे वापस आता हूँ। तो मेरी बीवी को सब आखिर अगर उसको कोई सामान लेना है तो वो रेडियो की गाड़ी पे जाएगी, अगर मेरी बच्ची को ट्यूशन के लिए जाना है तो मैं तो नहीं हूँ घर, लोग तो 4 बजे चले जाते हैं, मुझे जो आप 12 बजे तक रोक रहे हैं आप मेरी ड्यूटी ले लीजिए, ख़त्म हो गया। गाड़ी अगर मैं गाड़ी को हाथ लगाता बस से जाया करूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसलिए थोड़ी देर तक सोचा, इसके बाद ट्रांसपोर्ट को बुलाया क्या चलने दो इसको किसी और के नाम से लिख दिया। नहीं वो तो डिपेंड करता है आप और यार जमाना बदल। छोटी सी बात याद है, कहने का इनका मकसद ये था कि घर वालों ने आपके साथ कैसा कोऑपरेट किया सारे अरसे में। भाई बच्चियां पढ़ लिख के कहाँ, बच्चे कहाँ पहुंचे, तो बच्चे उसमें कहाँ पहुंच गए, आपका कितना कंट्रीब्यूशन है और घर वालों का कितना है? मेरी एक बच्ची तो अभी परसों आ रही है, शी इज डेंटल सर्जन इन US, उसने DDS किया है वहाँ से। और कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि उसने एक कोर्स 10-10 हज़ार डॉलर का किया है, एक कोर्स 10-10 हज़ार डॉलर का, और फिर कहीं से कहीं जाकर वो पहुंचे। नहीं इन बच्चों का जहाँ वो पहुंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन और बेगम का कितना कंट्रीब्यूशन? उसका ज़्यादा है, उसका बिल्कुल ज़्यादा है। वो तो देखो ना एक्स्ट्रा पैसे कमा के
उनको तरने वाला खिलाने की पूरी कोशिश की होगी। वो तो अपनी जगह आपका कंट्रीब्यूशन है। वो है लेकिन ये कि वो मैनेज करना मैनेज करना सारा देखना। मेरी विवेका है, मेरी एक बेटी है, उसकी ये मेरे नसीब हैं। नजीब मेरी औलादों में बेचारा सबसे हल्का रहा। बेटा नजीब वो 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए पीटी लेता है। वेरी गुड। मेरी एक बच्ची है जिसकी 2 बेटियां हैं। सादिया की 2 बेटियां हैं। खुदा की कसम एक बेटी उसकी जो है वो ऐसी है कि 10 साल के बाद अंग्रेजी लिखने वालों में आप शुमार का नाम होगा। दूसरी बेटी जो है वो मेडिकल में पढ़ रही है। तो ये हुआ, वो बहुत बेवकूफ है, सीधी बात है। तो ये हुआ कि उसके ये कौन सा होता है वो जो डॉक्टर्स के लिए आता है ना, जब उनका फाइनल एग्जाम होता है डॉक्टर्स का सबका। हाँ। तो एक वो फिर उससे बोर्ड पास करना होता है। वो जब बोर्ड का इम्तिहान हुआ तो उसके आए थे 96 पॉइंट कुछ नंबर उसकी बेटी के। तो मतलब उसको मुबारकबाद इस बात की मिलेगी तुम्हारा डाउन में हो गया। 95% के डाउन में था, 96% थे उसके, तो उन्होंने बताया 95% तक डाउन में हो गया। तीसरे साल में वो पहुंच गई। माशाल्लाह पढ़ने में दोनों बहुत अच्छी, और कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, खुद ही बच्चियों में था। अल्लाह ताला की तरफ से होता है। महाफारसी में दोनों ने पढ़ा और चले हो गई बात। चले बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कि आप आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप दोनों ने रेडियो को बहरहाल देखा, बहुत अच्छी हालत में देखा, और खुद भी बहुत कामयाब रहे रेडियो पे। तो मैंने दोनों को काम करते हुए देखा है। तो जैसा निसार साहब कह रहे थे कि आपके साथ तो अगर घंटों बातें की जाएं तो भी बहुत वाकयात हैं जो कि तृष्णा रह जाएंगे। लेकिन बहरहाल अब आप से भी इजाज़त चाहेंगे, अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये प्रोग्राम आपने आज का देखा, द लेजेंड्स एंडोमेंट फंड ट्रस्ट की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। हमारे साथी निसार मेमन साहब इसके प्रोड्यूसर हैं, इसके रुए रवा हैं। और आज के इस प्रोग्राम में नजमुल हसनैन साहब को हमने दावत दी थी, जो कि एक मारूफ ब्रॉडकास्टर, बहुत ही कामयाब प्रोड्यूसर, राइटर, एक बहुत ही शानदार राइटर रहे हैं। और नजमुल हसनैन साहब उन चंद प्रोड्यूसर्स की फहरिस्त में बड़े नुमाया मकाम पर उनका नाम लिखा जा सकता है कि जो रेडियो की पहचान बने, रेडियो की शान बने। और आज तक हम सब नजमुल हसनैन साहब को बहुत कदर मंजिलत की निगाह से देखते भी हैं, याद भी करते हैं। उम्मीद है कि आपने जो आज गुफ्तगू हुई है उसे पसंद फरमाया होगा। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।